नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट में और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। इस समय देखिए, अरविंद केजरीवाल जैसे ही जेल से बाहर आए हैं वो यहाँ पर सत्ताधारी यहाँ पर मोदी सरकार को घेरने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही। वो लगातार यहाँ पर मोदी सरकार को घेर रही है और तमाम मुद्दों पर घेर रही है। और इन सब के बीच वो एक बार ऐसा बयान जारी की है जो कि आप सभी को हैरान कर देगा। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर अब योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जा सकती है। इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत के लिए आश्रुति मौजूद है। हम उनसे समझेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जा सकती है, क्योंकि इस मामले के बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। और इसे लेकर मैं आपको दर्शकों को सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि जैसे ही वो जेल से बाहर निकलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि यहाँ पर बीजेपी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा गेम खेलने की कोशिश कर रही है। और जैसे ही पहले तो ईडी और सीबीआई के जरिए वो यहाँ पर हमें यहाँ पर जेल के अंदर डालती है और अपनी ही पार्टी के कई नेताओं को वो जैसे ही वो चुनाव जीतते हैं उसके बाद वो धोखा देने वाली है। मुख्य रूप से उन्होंने यहाँ पर जो घेरने की कोशिश की है वो अमित शाह को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि उनके इशारे पे यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जा सकती है। तो आश्रुति, हम आपसे समझना चाहेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो बात कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल की, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जा सकती है, इसमें क्या कुछ लगता है आपको? देखिए, पहली बात तो पहला मुद्दा तो देखिए राकेश यही है कि आखिर अरविंद केजरीवाल खुद एक मुख्यमंत्री हैं, राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली की कमान उन्होंने पिछले इतने लंबे समय से संभाल रखी है। आम आदमी पार्टी को जब आम आदमी पार्टी की नींव रखी गई थी, कहते हैं कि जब पौधे की नींव रखी जाती है तो उसे लगातार पानी देना पड़ता है कि उसको बढ़ाया जाए और पौधे को एक तरह से कहे तो उसकी ग्रोथ पे काम किया जाए। वही काम अरविंद केजरीवाल ने किया था। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आखिर अरविंद केजरीवाल अपने बयानों को सामने रख के आखिर वो तर्क क्या देना चाहते हैं। अगर उनका तर्क ये है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गद्दी चली जाएगी सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के कुछ बयानों के चलते, तो मुझे ऐसा लगता है पहले अरविंद केजरीवाल को अपना बयान सुन लेना चाहिए। दूसरा, जब वो ईडी की गिरफ्त से बाहर आए, जब उनको सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी, राहत देने के भी समय आपने अगर वो तमाम वो गाइडलाइंस पढ़ी होंगी सुप्रीम कोर्ट के, जब वो निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए थे, उन तमाम निर्देशों में साफ एक बात लिखी गई थी कि अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर जाएंगे वो ना तो केंद्र सरकार पे निशाना साधेंगे, ना तो वो विपक्ष पे निशाना साधेंगे, ना ही कि उनके साथ जेल में क्या कुछ हुआ है उसके तमाम मुद्दे वो बाहर जाकर चुनावी जनसभाओं में उठाएंगे। आप देखिए, अरविंद केजरीवाल वही सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई राजनीति का मुद्दा पहली बात तो बिल्कुल नहीं है। और अगर उनको ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी छीन ली जाएगी, तो मुझे ऐसा लगता है पहले उन्हें अपनी पार्टी का हाल देखना चाहिए। पहले उन्हें ये देखना चाहिए कि दिल्ली में आखिर आम आदमी पार्टी किस ओर बिखरती जा रही है। उनके खुद के नेता बिखरते जा रहे हैं, नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, नेता बगावती सुर अपना रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी का जो एक तरह से आप समझे कि जो स्वर उनका बगावती हो चुका है, आखिर बीजेपी पर क्या निशाना साधेगी और उससे भी बड़ी बात सीएम योगी आदित्यनाथ पर क्या निशाना साधेगी। वो योगी आदित्यनाथ जो जब उत्तर प्रदेश की जिस मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली थी अखिलेश यादव के बाद, आप देखिए उत्तर प्रदेश का जो हाल इतना खराब चल रहा था, महिलाएं जो रात अपने घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, उन्हीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कमान संभाली और उत्तर प्रदेश के एक तरह से आप देखें तो गिरता स्तर जो था उत्तर प्रदेश का, उसे संभाल लिया। आखिर अरविंद केजरीवाल किस मुद्दे पर और किस एक तरह से कहे तो किस तर्क पर सीएम योगी आदित्यनाथ पर यह कह रहे हैं कि उनसे उनकी कुर्सी छीनने वाली है। तो देखिए, ये मुझे ऐसा लगता है इस पूरे तमाम मुद्दे में, इस पूरे मुद्दे में कहीं से कहीं तक भी कोई जोड़ नहीं है, कोई उद्जोड़ नहीं है। किसी ना किसी तरह से भी सीएम केजरीवाल वैसे कोशिश कर रहे हैं कि अरविंद माफ करेगा योगी आदित्यनाथ की एक तरह से कहे तो उन पर एक तरह से लांछन लगा दें। देखिए, इन तमाम मुद्दों को लेकर के आप ये समझिए कि इस समय देश में लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है। वैसे में जो नेता हैं वो एक दूसरे पर जमकर पलटवार कर रहे हो, काफ़ी एक दूसरे के ऊपर जमकर आरोप भी लगा रहे हैं। कई आरोप ऐसे हैं जो शायद सच हो, कई आरोप ऐसे हैं जो शायद झूठ भी हो। लेकिन इन सब बयानबाजी के बीच वो ऐसी बातें कह जाते हैं जो शायद यहाँ पर जनता को भी समझने की ज़रूरत है कि आखिरकार जो उनके नेता हैं या फिर नेता बनने वाले हैं वो किस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं और आप कैसे नेता को वोट करने वाले हैं। और वहीं दूसरा पक्ष में आपको दर्शकों को समझाना चाहते हैं कि यहाँ पर हम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी का मुद्दा इसलिए भी उठाएं क्योंकि एक पहलू अरविंद केजरीवाल का था और दूसरा पहलू यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह को लेकर निकल कर सामने आता है। क्योंकि ये एक अफवाह हो सकती है, लेकिन जब ये अफवाह फैले और बहुत ज़्यादा जगहों से इस तरह की बयानबाजी हो तो ये चर्चाएँ भी करनी ज़रूरी हो जाती है। हम ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से कल बृजभूषण शरण सिंह ने ये बयान भरे मंच में
बयान जारी किया। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर उस जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने के शर्मा को यहाँ पर के मुख्यमंत्री के रूप में बोला है कि के शर्मा जी मुख्यमंत्री के रूप में आप आइए यहाँ पर स्टेज पे, इस तरह की बयानबाजी की है। तो यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह के द्वारा के शर्मा को यहाँ का मुख्यमंत्री बता देना, तो कहीं ना कहीं ये आपको आश्वस्ति लगता है कि ये आने वाला इशारा है, या फिर जो अंदर की जो चीज़ें हैं वो बाहर आ रही है? देखिए, बृजभूषण शरण सिंह का कोई एक तरह का मैं विवादित बयान नहीं देना चाहती, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह की जुबान फिसली भी ये हो सकती है, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, आप देखिए जब से केसरगंज सीट से बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटा गया, आप देखिए जब टिकट काटा गया उसके बाद भी बृजभूषण शरण सिंह ने चुप्पी बरती हुई थी, क्योंकि उनके पुत्र को टिकट दिया गया, करण भूषण सिंह को। लेकिन महिला पहलवानों ने जिस प्रकार का विरोध शुरू किया बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, आप देखिए एक तरह का मोर्चा एक बैठा लिया। और उससे भी बड़ी बात, केसरगंज सीट से जब बृजभूषण का टिकट काटा गया तो सबसे ज्यादा जो एक तरह से आप समझें कि एक मुसीबतों का सामना अपर्णा यादव और संघमित्रा मौर्य को करना पड़ा, क्योंकि संघमित्रा मौर्य और अपर्णा यादव का हाल ही में कयास इस प्रकार के लगाए जा रहे थे कि गठबंधन होगा, केसरगंज सीट पर आकर वो मोर्चा खोलेंगी। अपर्णा यादव को अगर आप एक बार गौर करने की कोशिश करें, अपर्णा यादव जब से अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने दामन थामा है, साल 2019 में भी उन्हें बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। अब के चुनाव साल 2024 के लोकसभा चुनाव, अपर्णा यादव को टिकट नहीं दिया गया। तो आप देखिए कि कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह की नाराजगी है जो देखने को मिल रही है, और साफ तौर पर अपनी पार्टी के खिलाफ वो खुले मन से बयान नहीं दे सकते, लेकिन वो तब भी तमाम कोशिशें यही करते हैं कि बीजेपी आलाकमान को एक बार जवाब देने की जरूर कोशिश करें कि आखिर उनका टिकट काटा क्यों गया। दो वजहें हो सकती हैं। पहली वजह यह कि बीजेपी आलाकमान कहीं ना कहीं इस सोच में और इस विचार विमर्श में बैठे थे कि अगर उनका टिकट काटा जाएगा तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि अगर उनके पुत्र को टिकट दिया जाए तो वोट बटे ना, परिवार के अंदर वोट है और जनता जो है केसरगंज की, क्योंकि आप देखें बृजभूषण शरण सिंह वहां से सांसद पद पे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता उनके चेहरे पर वोट डालती है और डालेगी इस बार भी, आप देखेगी। लेकिन करण भूषण सिंह को टिकट देने का मतलब भारतीय जनता पार्टी की सीधी स्ट्रैटेजी कि वोट ना बांटे जाए। दूसरा मुद्दा, महिला पहलवानों का विरोध। जिस प्रकार से आप देखें बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों ने जमकर गदर काटा है, जमकर विरोध किया है। एक तरह से आप देखें तो बवाल की स्थिति केसरगंज में हमें कहीं ना कहीं हाल ही के समय में देखने को मिली है। उतना ही नहीं, दिल्ली में भी हमें देखने को मिली है। उस बात का मुझे लगता है जनता को हमें बताने की जरूरत नहीं है, जनता बखूबी उस मुद्दे से वाकिफ है। कहीं ना कहीं अगर आप गौर करने की कोशिश करें तो बृजभूषण शरण सिंह को एक खफा है, बृजभूषण शरण सिंह को एक विरोध की भावना है उनके मन में कि आखिर बीजेपी आलाकमान ने उनका टिकट काटा क्यों है। भले ही वो भरे मन से बात नहीं कह सकते, वो भले अपनी पत्नी की बात करें या तमाम मुद्दों की बात करें कि मेरा टिकट जब काटा गया था तो मेरी पत्नी सांसद बनी थी, 1994 की बात हम कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप देखें अब उनके बाद अब उनके पुत्र को दिया गया, तो वो इस बात पर भी पूरी तरह एक तरह से आप समझे तो मोहर लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा बेटा, मेरा पुत्र जो है वो यहाँ से सांसद बनेगा। चलिए देखिए, ठीक है, इस बार आप ये भी समझिए कि यहाँ पर जिस तरीके से ये कहा जाता है, ये बोला जाता है कि अगर इस बार देखिए जो यहाँ पर प्रधानमंत्री के जो दावेदार हैं वो इस बार प्रधानमंत्री मोदी है, लेकिन अब जब ये कहते हैं कि 2028 में अगला दावेदार कौन होगा तो यहाँ पर मुख्य रूप से जनता ये कहती हुई दिखाई देती है, तमाम सर्वे कहते हुए दिखाई देते हैं कि योगी आदित्यनाथ। लेकिन क्या यहाँ पर भीतरी कलह के कारण यहाँ पर अमित शाह क्या ऐसी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, या फिर जो यहाँ पर जो इनका जो संशय है RSS और यहाँ पर जो बीजेपी पार्टी है वो मिलकर कुछ बड़ा गेम कर सकती है 2028 के अंदर, या फिर जो उसकी जो चाल है वो अभी से वो चलने शुरू कर दिए हैं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर अमित शाह यहाँ पर अपने आप को अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखते। तो श्रुति आपको क्या लगता है कि क्या अमित शाह अगले प्रधानमंत्री के रूप के दावेदार हो सकते हैं, बताया जा रहा है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अमित शाह कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर या बीजेपी के खेमे में किस प्रकार की स्ट्रैटेजी चल रही है, किस प्रकार के बीजेपी आलाकमान क्या निर्णयों पे काम कर रहा है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन अमित शाह प्रधानमंत्री के तौर पर अगर खुद को देखते हैं, या बीजेपी के अंदर अगर इस बात की भी कहीं ना कहीं गूंज चल रही है कि अगले प्रधानमंत्री अमित शाह बन सकते, तो मुझे लगता है वो हमें आने वाले समय तक का उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। 4 जून को जब एक तरह से आप देखें मतगणना होगी तब इस बात का साफ निर्णय सामने आएगा। देखिए, इस बार के चुनाव में साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो रुझान आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेरबदल के हैं, लेकिन यही कयास लगाई जा रही है जो दोनों पार्टियों की तरफ से, यहाँ पर एनडीए गठबंधन की तरफ से यहाँ पर यही कयास लगाए जा रहे हैं कि वो इस बार सत्ता में काबिज होगी, और इंडिया गठबंधन भी यही कह रही है कि हमारी सरकार यहाँ पर काबिज होगी। लेकिन इन तमाम मुद्दों के बीच एक जो नाम था योगी आदित्यनाथ को लेकर के, जिसकी चर्चा हमने आपसे की है कि क्या यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जा सकती है, इन तमाम मुद्दों को लेकर हमने आपसे बातचीत की। तो दोस्तों, कैसी लगी तमाम जानकारी आप हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।